हेलो फ्रेंड्स, आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। इसकी पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छी तरह से समझा था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आइए अब हम विसर्ग संधि को अच्छी तरह से समझते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा को देखते हैं। जब संधि करते समय, संधि मतलब मेल करते समय, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन यानी जो विकार उत्पन्न होता है, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, स्वर और व्यंजन से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। स्वर अ आ छोटी बड़ी जो 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण जो है 33 होते हैं। जो क ख ग घ ङ च छ ज झ यही सब जो है व्यंजन होते हैं। तो जब संधि करते हैं तो विसर्ग यानी कि विसर्ग की जो चिन्ह होती है वो किसी भी वर्ण के आगे 2 बिंदी लगा दी जाती है तो वो विसर्ग माना जाता है। ठीक है, तो जब संधि करते समय, संधि मतलब मेल करते समय, हम विसर्ग के बाद यानी कि जो बिंदी लगी हुई है उसके बाद अगर जो कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो उसके मिलने से एक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कोई नया शब्द हो जाता है, तो हम जो है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण से हम इस परिभाषा को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अंतःकरण ये एक वाक्य है और इसका हम विच्छेद करते हैं तो अंतः प्लस करण हुआ। उसी प्रकार अंतर्गत है तो इसको हम विच्छेद करते हैं तो अंतः यानी त के बाद विसर्ग लगा हुआ है और प्लस गत, तो ये हो गया अंतर्गत। अंतर्धान है तो इसके बाद क्या कहते हैं, इसका हम अगर जो विच्छेद करते हैं तो त के बाद विसर्ग लगा हुआ है प्लस ध्यान, तो अंतः ध्यान हो गया। और इस आगे हम अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय को हम विच्छेद करते हैं तो अंतः यानी त के बाद जो है विसर्ग लग गया और उसके बाद राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब ये जो है ये संधि है, ये एक वाक्य है संधि, और इसका विच्छेद करने के बाद ये कैसे आया है ऐसे, इन सब नियमों को हम जो है अभी आगे समझेंगे। फिलहाल आप अभी यही देखिए कि जहाँ पे भी इस टाइप का विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का जो चिन्ह लगा हुआ है, जैसे अह ये दिया हुआ है ना अंतःकरण में, अंतःकरण, अंतःगर्त, अंतः ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये जो विसर्ग लगा हुआ है तो अगर जो जहाँ भी ये दिख जाए तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि ये विसर्ग संधि है। क्योंकि विसर्ग संधि के एकदम समझने का ट्रिक ही यही है कि जहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है किसी भी वर्ड के आगे तो वो समझ जाइएगा आप लोग कि वो विसर्ग संधि है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में आता है वर्तनी शुद्ध करने को लेके काफ़ी सवाल आते हैं, तो क्या कहते हैं जो ये अंतर्धान है तो यहाँ पे कभी कभी वहाँ पे लिख दिया जाता है अंतर्ध्यान, और ज़्यादातर लोग जो है इसको शुद्ध जो है अंतर्ध्यान ही समझते हैं, जबकि वो अशुद्ध है। मेन जो है शुद्ध, इसका शुद्ध वाक्य ऐसे लिखा जाएगा अंतर्धान, ये होता है, जबकि ज़्यादातर लोग अंतर्धान और अंतर्ध्यान में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो हम इसको अंतर्धान इसी तरह लिखेंगे। आप लोग इस वर्तनी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसे शुद्ध करिएगा। ठीक है, ताकि अगली बार से आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, अंतर्ध्यान और अंतर्धान में से कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, हम आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहते हैं कि संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग से जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो इनका रेशियो होता है क्वेश्चन आने का, तो स्वर संधि से 70% क्वेश्चन आते हैं, विसर्ग संधि से 15% क्वेश्चन आते हैं, और क्या कहते हैं जो व्यंजन संधि है उससे भी हमारा 15% ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा ध्यान जो है स्वर संधि को दीजिएगा और इस रेशियो के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करिएगा, ताकि आप लोग कम समय में अच्छे अपना सिलेबस जो है अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, आइए अब हम जो है विसर्ग संधि के जो नियम हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट नियम है, अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। ट या ठ हो तो स, तथा त या थ हो तो स, यानी कि ह्रस्व स हो जाता है। ठीक है,
अब इस परिभाषा जो दिया है, पहले नियम का जो परिभाषा दिया हुआ है, इस नियम को हम इन उदाहरण से काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये निश्चल एक वाक्य बना हुआ है, निश्चल, इसका हम विच्छेद करते हैं तो निह प्लस चल हुआ। ठीक है, नी के बाद आगे जो दो ये बिंदी लगा हुआ है, ये विसर्ग कहते हैं इसे, यानी कि ये विसर्ग है। और अगर जो कहीं भी निश्चल एग्ज़ाम में आ गया, ये क्वेश्चन बन गया कि निश्चल कौन सी संधि है, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं निह प्लस चल है। तो यानी कि जो आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग संधि की ये पहचान है कि आगे जो दो बिंदी लगी रहती हैं तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ठीक है, तो निह प्लस चल हुआ। तो ये किस नियम के तहत हुआ है? तो आइए इधर हम देखते हैं कि अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद, यानी कि जो ये नी के बाद जो ये विसर्ग लगा है, विसर्ग के बाद च या छ हो, तो मतलब च या छ हो, तो यानी विसर्ग के बाद च या छ हो, तो छ नहीं है यहाँ पे च है। छ भी होता या च भी होता, च भी है, तो विसर्ग और च के मिलने से एक क्या कहते हैं, नया शब्द बन जाता है। कौन सा? श बन जाता है, ये वाला श बन जाता है। ठीक है, और विसर्ग के स्थान पे जब ये श आएगा तो वो ह्रस्व स आएगा, यानी कि आधा स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये संधि बनेगा, ये इस जो विच्छेद है निह प्लस चल है, तो हमारी संधि इस नियम के अनुसार ऐसे बनेगी कि नी प्लस आधा श फिर प्लस च ल। ठीक है, तो ये सब मिला के, इस प्रकार से मिला के ये एक वाक्य बन जाएगा निश्चल। ठीक है, इसी प्रकार हम ये एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। धनुष टंकार है ये। ठीक है, तो इस धनुष टंकार को हम अगर जो विच्छेद करते हैं तो धनु प्लस टंकार हो गया। ठीक है, तो धनु नु के बाद जो है आगे विसर्ग लगा हुआ है और उसके आगे जो आया हुआ है एक वर्ड है वो ट है। ठीक है, तो ये किस नियम के तहत हुआ है? तो ये है कि अगर विसर्ग के बाद, यानी कि ये आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, समझते रहिए, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? विसर्ग यानी धनु के जो नु है उसके आगे जो विसर्ग है उसके बाद ट या ठ, तो ठ तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ट या ठ में से कोई एक वर्ड हो तो नु के स्थान पे, यानी नु के बाद जो विसर्ग है उसके स्थान पे स हो जाता है। ठीक है, ये स हो जाता है, और ये विसर्ग के स्थान पे जब स आएगा या कोई भी वर्ड आता है तो वो ह्रस्व वर्ड हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व मतलब आधा, और आधा वर्ड कैसे लिखा जाता है कि उस व्यंजन को लिखने के बाद हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो हम समझते हैं कि वो जो है वर्ड जो है आधा है। ठीक है, तो विसर्ग यानी कि धनु के नु के बाद जो विसर्ग लगा है वो और ट, इन दोनों के मेल से हमारा शब्द बनता है, एक नया शब्द बनेगा, स बनेगा। ठीक है, ये वाला स आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ये स बनेगा। ठीक, तो ये हो गया। इसका हम संधि करेंगे तो धनु प्लस ये क्या कहते हैं श और प्लस टकार। ठीक है, तो इनको हम तीनों मिला के बनेगा धनुष टंकार। ये क्या नाम है? इस प्रकार बनेगा धनुष टंकार। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अब आइए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं और इसे समझते हैं। इसमें निस्तार दिया हुआ है, एक वाक्य है, निस्तार में इसका हम विच्छेद करते हैं तो निह प्लस तार बनता है। ठीक है, तो ये भी किस नियम के तहत हुआ है? तो आइए इस उदाहरण यानी कि जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था, इसमें हम लोग देखते हैं कि विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद त या थ हो, ठीक है, त या थ हो तो स हो जाता है, यानी कि जो निह के बाद जो विसर्ग लगा है और उसके तुरंत बाद त है, थ तो नहीं है, त है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा? स, यानी कि आधा स बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ये ऐसा ये वाक्य बनेगा जैसे नि प्लस आधा स प्लस तार। ठीक है, तो ये सब मिला के बन जाएंगे निस्तार। ठीक, तो ये तीनों जो उदाहरण हैं ये हमारी
जो हम लोगों ने ये परिभाषा पढ़ा था, ये सब ये एकदम इसी के उदाहरण हैं। तो काफ़ी ये आसान हो जाता है, हम उदाहरण से को देकर जब समझते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर जो थोड़ा डाउट भी होगा तो आप लोग इस नियम को देख लीजिएगा और उसके बाद इससे मिलाकर यानी मैच करके इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम सेकंड क्या कहता है, अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद, ठीक है, अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद श, स या श आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, यानी कि विसर्ग जो है हटता नहीं है वहाँ से, वो अपने मूल रूप में यानी उसी तरह बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम इस नियम की परिभाषा। अगर कभी संधि के समय यानी कि किसी भी वाक्य का अगर जो हम जोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम विसर्ग आता है तो विसर्ग के बाद अगर जो श, स या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, यानी कि विसर्ग हटता नहीं है, वो उसी तरह बना रहेगा या फिर उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। बाद यानी कि उसके बाद जो वर्ण रहता है उसी का द्वित्व हो जाता है, यानी कि 2 बार हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण से देखते हैं इसको, निसंदेह एक जो है क्या नाम है वाक्य है, इसका हम विच्छेद करते हैं तो निह प्लस संदेह हुआ। ठीक है, तो नी के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद स है। ठीक, तो इस नियम के तहत क्या था कि विसर्ग के बाद, ये आप लोग स्क्रीन पे देखिए, विसर्ग के बाद श, स या स आए। ठीक है, तो विसर्ग के बाद इधर स आया है ना, विसर्ग के बाद स, ये नी के जो विसर्ग है उसके बाद स आया हुआ है। तो अगर जो विसर्ग और स को हम लोग मिलाते हैं तो एक और शब्द बन जाता है, नया शब्द बन जाता है स। ठीक है, क्योंकि ये स है तो इसी का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, यानी कि यही शब्द रख दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, श, स या स है तो विसर्ग अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी कि विसर्ग तो उसी तरह रहेगा ही या फिर उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके स्थान पे अगर जो हम इसको निसंदेह को निह मतलब नी के बाद इसका विसर्ग लगाते हैं और संदेह ऐसे लिखते हैं तो भी सही होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर जो हम विसर्ग को हटा देते हैं और जो संदेह है तो इसका एक और स हो जाएगा, ये जो स बना है तो विसर्ग के बाद वही स आधा स यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह लिखा जाएगा जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निसंदेह, यानी कि इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। इस तरह जैसे लिखा हुआ है निसंदेह, और एक और दूसरी तरह नी के बाद हम विसर्ग लगा देते हैं तो निसंदेह, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। जैसे एक वाक्य है दुशासन है। ठीक, तो दु प्लस शासन है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि विसर्ग के बाद यानी स, श, स में से कोई भी एक वर्ण है तो उसका द्वित्व हो जाता है, यानी कि जो ये पहला श, ये जो है दु के बाद दु प्लस विसर्ग और इसके बाद जो ये श आया है जो, तो इसी का द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, द्वित्व कहाँ हो जाएगा, विसर्ग और श के बाद श के मिलने से द्वित्व हो जाएगा उसी का, यानी कि जो विसर्ग है उसकी जगह पे एक और श लिख देंगे, जैसे वो भी आधा श। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा दुशासन। ठीक, तो दुशासन है तो इसको हम दुशासन इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है दुशासन, और अगर जो हम इसको दुह शासन लिखें तो भी सही माना जाएगा, विसर्ग के साथ लिखे तो भी सही माना जाएगा, या फिर इसका हम जो शब्द श है इसका द्वित्व कर दें, यानी कि विसर्ग के स्थान पे श लिख दें आधा, तो भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, ये दुशासन। तो क्या कहते हैं, आप लोग इसे समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अब आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद, संधि मतलब मेल के समय विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी कि जो वर्ण के आगे जो 2 बिंदी लगी रहती है वो विसर्ग का चिन्ह माना जाता है। विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। कोई भी विकार मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता अगर संधि के समय विसर्ग के बाद, यानी कि जैसे ये एक रजा कण, ठीक है, ये एक वाक्य है और इसका अगर जो हम संधि करते हैं, संधि मतलब कि अब पहले हम इसका विच्छेद करेंगे,
तो विच्छेद होकर रजा प्लस कड़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है इस नियम में कि अह के बाद यानी कि जो विसर्ग है, विसर्ग यानी रज के बाद जो विसर्ग है, अह जो बिंदी लगी है, उसके बाद यदि अगर क ख या प फ आए, ठीक है, तो क आया है, इसके बाद विसर्ग के बाद आया है क। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, विसर्ग के बाद क आया है। ठीक है, और इसके स्थान पे अगर जो ख भी आता तो भी ऐसे ही ये रहता। ठीक है, तो विसर्ग और क का जो मेल होता है, तो ये मेल होने के बाद भी इसका रूप बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसे ये लिखा है रजह कड़, वो ठीक उसी प्रकार हम संधि करने के बाद भी वैसे ही लिखेंगे, रजह प्लस कड़ बराबर रजह कड़। ठीक है, यानी कि हम जो विसर्ग है इसका लोप नहीं होगा। क्यों नहीं लोप होगा? वो इसलिए क्योंकि ये नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अगर जो क ख प फ हो तो इसमें क आया हुआ है, तो इस नियम के तहत विसर्ग वैसे का वैसे ही बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार अगर जो यहाँ ख भी आए तो विसर्ग और ख का मेल होएगा तो वैसे ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होएगा संधि के बाद भी। तो रजा प्लस कड़, अगर जो रजा प्लस ख भी आए, ख ड़ भी हो, तो भी यहाँ पे उसी तरह लिखा जाएगा, जैसे ये रजह कड़ लिखा है तो उसी प्रकार रजह खड़ भी हो सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका जो है दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे पयः पान है। ठीक है, पयः पान एक वाक्य है और इसका जो हम लोग विच्छेद करते हैं तो पयः और उसके बाद विसर्ग लगेगा और उसके बाद पान होगा। ठीक है, तो इसका हम अगर जो जोड़ते हैं यानी इसका संधि करते हैं तो इसका विसर्ग बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल कहता है यहाँ पे प फ यानी विसर्ग के बाद क ख, क ख का उदाहरण तो हम लोगों ने अभी समझा था ऊपर। अब प फ है तो यहाँ पे जो प है यानी कि विसर्ग के बाद प या फ में से कोई भी आए तो जो ये विसर्ग है वो परिवर्तन नहीं होगा संधि के बाद, यानी उसके स्थान पे कोई और वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रूल कहता है। ठीक है, तो ये जब संधि होगा तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे लिखा है पयः पान, यानी कि सेम उसी तरह उतार दिया जाएगा। और अगर जो प की जगह फ भी होता तो विसर्ग और फ के मिलने के बाद भी उसी तरह बना रहता है, यानी पयः फान भी हो सकता। ठीक है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस नियम के तहत? ये नियम तीसरे नियम के तहत में ये आता है। ठीक है, यानी क ख प फ के बाद प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी विकार नहीं होता, वो अपने मूल रूप में ही बना रहता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नियम 4, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। अगर संधि के समय, संधि मतलब मिलने के समय, यानी कि किसी भी विच्छेद किए हुए वाक्य को अगर जो हम संधि करते हैं यानी मिलाते हैं तो उसके समय विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, उदाहरण से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मनोभाव एक वाक्य है, इसका हम विच्छेद करते हैं तो मनः प्लस भाव बनता है। ठीक है, मनः प्लस भाव बनता है। तो ये नियम क्या कहता है, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले, ठीक, अगर संधि के समय मतलब हम ये जो इसको जोड़ते हैं ये संधि है। ठीक है, ये संधि के समय मतलब मना भाव को अगर जो हम संधि करना चाहते हैं तो विसर्ग से पहले यानी कि जो ये बिंदी है विसर्ग से पहले अ हो, यानी कि न का जो अ है, न को हम उच्चारण करते हैं तो इससे अ की ध्वनि निकलती है। तो विसर्ग से पहले अ हो यानी कि जो न का अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो। ठीक है, घोष व्यंजन तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, और अगर जो नहीं जानते हैं तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उसके ये भ जो है घोष व्यंजन में ही आता है। ठीक है, तो अ हो यानी विसर्ग से पहले न, विसर्ग के पहले जब न है तो न का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अ की ध्वनि निकलती है।
ठीक है। जब अ की ध्वनि निकलती है तो अ और उसके बाद जो है व्यंजन कोई घोष व्यंजन हो, यानी घोष व्यंजन उसे कहते हैं जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे काफ़ी जो है मतलब तेज़ आवाज़ निकलती है, काफ़ी उद्घोष होता है, काफ़ी आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो उसको हम घोष व्यंजन बोलते हैं। तो ठीक है, तो न का जो अ है और भ उसके बाद जो भ है घोष व्यंजन है, ठीक है। तो इस जो है विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। जब न का अ मिलेगा और उसके बाद भ जो घोष व्यंजन है, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये परिवर्तित होके विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मनोभाव। समझ में आया आपको? अब आइए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो भी काफ़ी आसान है जिसे आप अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। यशोदा एक वाक्य हुआ है, तो इसका हम विच्छेद करते हैं तो यशा प्लस दा हुआ, ठीक है। यशा प्लस दा हुआ। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है कि अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो, यानी कि जब हम यश का जो श है इसको हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ श अ, आप लोग भी उच्चारण करके देखिए एक बार, श अ, यानी अ की ध्वनि निकलती है ना श से, तो श का जो अ है और उसके बाद जो है क्या नाम है, दा है, ठीक है। ये भी घोष वर्ण है एक, आप लोग समझें, क्योंकि घोष वर्ण मैंने अभी बताया कि क्या कहते, घोष वर्ण वो होता है जिसको हम बोलते समय काफ़ी उद्घोष होता है, यानी काफ़ी आवाज़ होती है। द जब हम बोलते हैं तो काफ़ी आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर जो वो हो, क्या कहते हैं, श का जो अ हो और उसके बाद अगर जो घोष वर्ण हो तो श और द को अगर जो हम मिलाते हैं तो जो ये विसर्ग है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, जो ये विसर्ग है, श के बाद जो विसर्ग है इसके स्थान पे ओ हो जाता है, ठीक है। यानी श का जो अ और द जो घोष वर्ण है, इन दोनों को हम अगर जो मिलाते हैं तो विसर्ग के स्थान पे, यानी कि श के बाद जो विसर्ग है उसके स्थान पे ओ हो जाता है, ये ओ में बदल जाता है, ठीक है। तो हो गया यशोदा। आइए अब हम जो है इसके नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। अगर संधि के समय, ठीक है, ये नियम कहता है अगर संधि के समय विसर्ग से पहले, ध्यान दीजिए इस परिभाषा को, काफ़ी ध्यान दीजिए। अगर जो आप लोग परिभाषा को जब हम पढ़ते हैं उसी समय काफ़ी ध्यान से आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो उदाहरण है उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी, आप लोग तुरंत उसे समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ध्यान से। अगर संधि के समय, यानी कि जब हम किसी उसको मिलाते हैं, विच्छेद किए हुए वाक्य को मिलाते हैं तो संधि करना चाहते हैं, तो उसके समय विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यानी कि विसर्ग के पहले अगर जो अ हो और आ हो तो इसको छोड़कर, मतलब अ या आ न आए, इसको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ठीक है। अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, यानी अ आ को अगर जो हम हटा दे तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद जो है 11 जो है इसमें वो सब तो स्वर ही हैं, बस अ और आ को ही हटाते हैं, ठीक है। तो अ और आ को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो, घोष का अभी मैंने बताया कि जिसका उच्चारण करते समय काफ़ी आवाज़ निकलती है वो घोष वर्ण है, और इसका हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे घोष और अघोष वर्ण को, तब आप लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कोई अन्य स्वर हो, यानी अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, ठीक है। अब इसे परिभाषा से हम लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है, निर्गुण एक वाक्य है, ठीक, निर्गुण एक वाक्य, इसे देखिए आप लोग स्क्रीन पे, और इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है निह प्लस गुण, ठीक है। क्या बनता है? निह प्लस गुण। तो ये आगे जो नी के बाद जो ये विसर्ग लगा हुआ है तो इसके पहले कौन सा स्वर है, आप लोग बताइए, इसके पहले कौन सा स्वर है? ई है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? अ या आ को छोड़कर, यानी कि जो स्वर है और स्वर में से सिर्फ अ और आ को छोड़ देते हैं तो कोई भी अन्य स्वर हो, तो इसमें कोई अन्य स्वर क्या आया है? नी। तो नी में ई की ध्वनि निकलती है ना,
तो जो ई आए, ठीक है, कोई भी अन्य स्वर हो यानी कि ई है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण हो, यानी कि ग जो है घोष वर्ण है, काफ़ी ध्वनि निकलती है इसको बोलने में, ग ग। आप लोग उच्चारण करिए अपने मन में, ग। तो ई यानी कि कोई आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद ग हो, ठीक है। तो जब ग आता है तो विसर्ग, जो ये विसर्ग है, नी के बाद जो ये विसर्ग है, तो न ई यानी नी का जो ई है और ग, इन दोनों को अगर जो हम मिलाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, यानी कि जो नी है, नी के बाद जो विसर्ग है वो र हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, पहले विच्छेद किया हुआ वाक्य, नी प्लस आधा र प्लस गुण, ठीक है। तो इनको जो हम क्या कहते हैं, अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो जो र है वो ये व्यंजन इसको सपोर्ट कर लेगा, ठीक है, ग के ऊपर लग जाएगा। ये ग का जो व्यंजन है वो जो आधा र है, ये जो स्वर है इसका सपोर्ट ले लेगी, तो ग के ऊपर हो जाएगा ये व्यंजन, तो हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। इसे एक बार हम फिर से समझते हैं, यानी कि जो इसमें नियम में ये दिया है कि विसर्ग के पहले और आ को छोड़कर अगर कोई दूसरा स्वर यानी कि ई आता है, यानी कि जिसमें ई आ रहा है और उसके बाद कोई घोषवर्ण आता है, जो इसमें घोषवर्ण ग है, जो ज़्यादा ध्वनि निकलती है इसके उच्चारण में, तो नी और ग को मिलाते हैं तो जो इसके आगे जो विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा, ठीक है। तो जब विसर्ग के स्थान पे र होगा या कोई भी वाक्य आएगा तो विसर्ग के स्थान पे जब आता है कोई भी शब्द तो वो जो है आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नी प्लस आधा र के नीचे हलंत प्लस गुण, ठीक है, तो हो गया निर्गुण। तो जो र है ये व्यंजन का ये सपोर्ट पाकर ये उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो हो गया निर्गुण। तो निर्गुण हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण है दुरुपयोग, ठीक। तो इसको भी हम विच्छेद करते हैं तो दुह प्लस उपयोग हो गया। तो इसमें भी यही दिया है कि स्वर और आ, सिर्फ अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद अगर जो घोष वर्ण आए, ठीक है। परिभाषा को आप लोग देखते चलिए, दुरुपयोग है तो दुह, तो इसमें जो है और आ नहीं है, इसमें क्या है दु उ, यानी कि ऊ की ध्वनि निकलती है, द में छोटा ऊ यानी ऊ की ध्वनि निकलती है दु, और प्लस ऊ प योग, यानी कि ये भी जो है घोष वर्ण इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद भी घोष वर्ण आता है, यानी कि ऊ घोष वर्ण है। तो क्या हो जाता है, इसका विसर्ग दु और ऊ को अगर जो हम मिलाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। तो ये भी र हो जाएगा, यानी कि इसकी संधि हम करते हैं तो दु प्लस विसर्ग के स्थान पे आधा र प्लस उपयोग, ठीक है। तो ये इसको लिखने के बाद जब इसका हम संधि करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार लिखेंगे, हैं दुरुपयोग, ठीक है, क्योंकि दु के बाद ऊ है और इसका फिर र बनाएंगे, फिर र में ही जो है ऊ, जो ऊ है वो ये जो आधा र है, ये दो र और आधा और जो ऊ है, इन दोनों को मिलाकर ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा दुरुपयोग, यानी कि एक दूसरे के सपोर्ट से ये इस प्रकार लिखेंगे। र और ऊ का जब इसमें संधि होती है, यानी कि जब इसका हम सपोर्ट लेते हैं तो इस प्रकार लिखा जाएगा दुरुपयोग, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा। आइए हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं। अगर संधि के समय विसर्ग के बाद, ठीक है, अगर जो हम संधि करते हैं तो विसर्ग के बाद त श या स हो तो विसर्ग के बदले श या स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान है, आप इसे भी एक ही बार में समझ सकते हैं। देखते हैं उदाहरण, जैसे निःसंतान दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है निःसंतान, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, निःसंतान एक वाक्य दिया हुआ है। तो इसको जो हम विच्छेद करते हैं तो निह प्लस संतान हुआ, ठीक है। तो इसका जो नियम क्या कहता है, अगर संधि के समय, यानी कि अगर हम ये संधि करते हैं तो विसर्ग के बाद, यानी कि नी के बाद जो ये विसर्ग लगा हुआ है, नी के बाद एक विसर्ग लगा हुआ है ना, उसके बाद त श या स हो, तो त श या स में से यहाँ पे कौन सा आया है, ये स आया है, देखिए स्क्रीन पे ये स आया है, यानी कि विसर्ग के बाद स आया है, ठीक है।
तो विसर्ग के बदले यानी कि विसर्ग के स्थान पर उसका श या स में से कोई एक हो जाता है। ये श या ये फिर आधा स, इसमें से कोई एक हो जाता है। तो जो ये क्या नाम है, जब संधि कर रहे हैं तो विसर्ग और स इनके मिलने से विसर्ग के स्थान पे जो ये वाला स है, श, वही स यहाँ पे आ गया, तो हो गया निसंतान। ठीक है, जो इस प्रकार संधि करके लिखा जाएगा निसंतान। ये किस संधि के तहत हुआ है? ये जो ऊपर संधि दिया है, ऊपर 6ठे नंबर की जो संधि है, इसके तहत हुआ निसंतान। यानी विसर्ग के बाद स, श, त आए तो उसके स्थान पे ये स हो जाता है, ये आधा स हलंत लगा है। ठीक है, तो यहाँ भी आधा स हुआ है। तो निह, इसका हम विच्छेद करते हैं और फिर संधि बनाते हैं, तो निह प्लस आधा स प्लस संतान, तो ये बन गया निह संतान। अब आइए इसका जो दूसरा उदाहरण है निस्तेज है। ठीक है, तो निस्तेज है तो इसको हम क्या कहते हैं, विच्छेद करते हैं तो निह प्लस तेज हुआ। तो यहाँ भी दिया हुआ है नी के बाद जो ये विसर्ग है, उसके बाद इसमें दिया है त, श या स। ठीक है, तो यहाँ न श है ना ही स है, यहाँ पे दिया है तेज। निस्तेज का जो करते हैं विच्छेद करते हैं तो विसर्ग के बाद यहाँ पे त दिया है, जो परिभाषा में दिया है त। तो ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे विसर्ग और त का जो संधि होगी तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, आधा स हो जाएगा। तो निह प्लस आधा स प्लस तेज, तो ये दोनों, ये सभी मिलकर संधियों का बनेंगे निस्तेज। ठीक है, अब ये देखते हैं दुशासन, देखते हैं एक और उदाहरण दुशासन। तो इसका भी हम अगर जो विच्छेद करते हैं तो दुह प्लस शासन हुआ। तो यहाँ भी ये विसर्ग जो लगा हुआ है और उसके बाद श है, यानी कि त का उदाहरण तो हम लोगों ने देख ही लिया, फिर ये वाले स का उदाहरण देख लिया, अब बचा ये श। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण है कि दू है, दू के बाद जो है विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग और उसके बाद जो ये श दिया हुआ है, तो इन दोनों के मेल से ये श हो जाता है। ठीक है, जो इसमें दिया है दू के स्थान पे ये आधा श हो जाएगा, तो इसका संधि ऐसे बनेगी, ये दू प्लस आधा श प्लस पूरा शासन। ठीक है, दू प्लस विसर्ग के स्थान पे श आधा श और प्लस शासन, तो ये सब संधि होके ऐसे बनेंगे दुशासन। ठीक है, तो आप लोगों ने इस नियम 6 को अच्छी तरह से समझा। आइए अब नियम 7 की चर्चा करते हैं हम लोग। अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले अ या आ हो तो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती है। ठीक है, ये जो है नियम, इसका जो ये अपवाद के तौर पे ये नियम है ये। ठीक है, अगर संधि करते समय, ठीक, अगर संधि करते समय यानी कि किसी भी वाक्य को जोड़ते समय विसर्ग से पहले यानी अतः एव, अतएव है, ये संधि कर रहे हैं तो अतः प्लस एव, अत और उसके बाद विसर्ग है प्लस एव है। तो अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले यानी विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है, तो त को उच्चारण करते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है, अ। ठीक है, तो अ हुआ यहाँ पे, तो अ या आ हो तो आ तो आया नहीं है, तो त का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे अ आया हुआ है। ठीक है, तो अ या आ हो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर है, उसके बाद कौन सा स्वर है, ए स्वर है। ठीक है, यानी कि अ या आ में से कोई एक है, तो जब हम त का उच्चारण करते हैं तो अ की ही ध्वनि निकलती है। ठीक, तो अ और ए जब होता है तब उसके स्थान पे जब संधि होती है तो क्या होता है, फिर ये दोनों जो है ये मतलब विसर्ग के स्थान पे कोई भी नया वर्ड नहीं होता है, वो उसी तरह लिख दिया जाता है अतएव। यानी कि त का जो अ है और ए अगर जो ये आता है मतलब कि अ के बाद यानी त का उच्चारण करते हैं तो अ आता है, और उसके बाद अगर जो ए है तो विसर्ग के स्थान पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बस विसर्ग हट जाएगा, तो अतएव ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाएगा, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। ठीक है,
यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस विसर्ग को हटा दिया जाएगा। किस नियम के तहत? नियम 7 के तहत। क्या नियम है कि संधि करते समय विसर्ग से पहले अ या आ हो, यानी त का जो अ हो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर हो, उसके बाद विभिन्न स्वर ए है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि जो त के बाद जो विसर्ग है वो लोप यानी कि गायब, लोप को गायब बोलते हैं, तो वो गायब हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती है। फिर जो ये स्वर हैं ये यानी कि अ और ए हैं, जो त का जो अ है और ए है इसकी संधि नहीं होती है, बस ये त के सामने वाला जो विसर्ग है वो हट जाएगा और उसका जो उसके बाद जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा अतएव। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया ये नियम। तो मुझे उम्मीद है कि क्या कहते हैं आज के जितने भी नियम विसर्ग संधि के मैंने समझाए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रही हूँ मैं कि आप लोग जो है विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और दीजिए, ताकि मैं ये ध्यान दूँ कि मैंने जिनको पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू।